हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो अपना है मैकेनिक्स सेकेंड, उसमें यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और इसका मतलब समझेंगे कि क्या है ये आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। तो यही सारी जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बारी अपनी व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं ताकि हम इसको समझ सके कि ये क्या था। ठीक है, वैसे मैं आपको क्लास में इसको समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता हो इसलिए हम इसको लेके चलते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जब हमारे न्यूटन थे, ठीक है, तो जब न्यूटन ने ये देखा कि कोई भी हमारी ट्री है, उससे हमारे पास कोई भी चीज जो आई थी, जैसे यहाँ पे ये ट्री था कोई भी, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ट्री था। तो यहाँ ट्री के नीचे यहाँ पे वो बैठे थे, और फिर जैसे जो भी एप्पल के उसमें वो नीचे आया, तो उन्होंने ये देखा कि कोई भी चीज थी वो हमारी डाउन जा रही है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वो हमारा डाउन आ रहा है। दैट मीन्स डाउन अगर आ रहा है तो इसका मतलब नीचे कोई एक ऐसी चीज है जिसने उसको अपनी तरफ क्या किया था, अट्रैक्ट किया था, राइट। अगर वो चीज अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब जो फोर्स लगा रहा है डाउन वाला, वो क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन दे रहा है। उस फोर्स को उन्होंने डिस्कवर किया और उसका नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, किसका नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया था। अब ऐसे ही आइंस्टीन आए थे, आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन दी थी उन्होंने, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाली। ठीक है, अब आइंस्टीन के माइंड में भी एक और क्वेश्चन वहां पे रेज हुआ। वो क्वेश्चन क्या था कि हम जो भी चीज लेके चलते हैं, मास एनर्जी रिलेशनशिप जैसे इस फॉर्मूले से हमें मिल रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि मास एनर्जी रिलेशनशिप तो ठीक है, अब हमने जो भी न्यूटन्स के लॉ वगैरह भी लगा रखे हैं वो भी हमारे ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि हम उसको यूनिवर्सल लॉज ही बोलते हैं। अब ये कहता है कि यूनिवर्सल लॉज तो हमारे इसके अंदर आ रखे हैं, लेकिन हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हम एक ही, यहाँ पे सपोज कोई हमारे पास पार्टिकल था, ठीक है, वो हमारे पास मूव कर रहा है, कितना क्या डिस्टेंस है, हम खाली उसको देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये जो हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। क्या वो बंदा उसी जगह पे, उस स्पॉट पे प्रेजेंट था, या फिर वो दूसरी जगह प्रेजेंट था और उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी दो चीजें हो गई हैं। पहला तो जहां हैपनिंग हो रही है, दूसरा दूसरी जगह से उस चीज को क्या है, देखा जा रहा है। इसका मतलब एक हमारे पास फ्रेम, यानी कि एक मान लो आपके पास क्या है कि यहाँ आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ आपके पास ट्रैक है जिसके ऊपर क्या है, आपकी ट्रेन जो है वो आगे प्रोसीड कर रही है, मूव कर रही है। यहाँ पे हमारी क्या जा रही है, ट्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, मेरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक मेरे पास पैसेंजर है, एक मेरे पास पैसेंजर यहाँ पे है, मतलब एक बंदा जो है वो यहाँ है, एक बंदा मेरा यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक आपका प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो एक तो ये हुआ कि यहाँ पे भी मैंने एक और बंदे को, ट्रेन के अंदर दो सीट थी, वहां पे दो बंदे बैठे हुए हैं। तो अगर ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो इसका, ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पे जो बंदा खड़ा है वो इनको देख रहा है, तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलग अलग आपके फ्रेम जो हो गए हैं उनके बारे में। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि जो आप ये सारी चीजें लेके चल रहे हो या फिर न्यूटन्स के लॉ लेके चल रहे हो, वो तभी आपके एप्लीकेबल थे जहां पे आप क्या करते हो, स्पीड ऑफ लाइट से कम वेलोसिटी लेके चलते हो। ठीक है, यानी कि आपने जो मास इनटू में ये जो वेलोसिटी बताई थी, ठीक है, ये आपने मोमेंटम निकाला था, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास कब आए थे, जब आप क्या लेके चल रहे हो, पार्टिकल का मास इतना कि उसकी स्पीड जो है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट से कम है। लेकिन अब टास्क ये आता है कि अगर हम लेके चले एटम्स, एटम्स के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपके, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है
कि उनका जो मास है वो आपका क्या है, आपका बहुत कम है, क्योंकि हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन्स, यही सारी चीजें, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज वगैरह, यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर ये चीजें हमारी है तो उनका जो मास है वो हमारे पास कम होता है। सपोज आपके पास कितना है, आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन का, तो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। अगर आप प्रोटॉन का लेके चलते तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg है, राइट। तो अगर इनका मास इतना कम है, 10⁻27 इसका मास है, यानी कि 0.000 समथिंग, इतना माइनर सा मास है, तो यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो आपकी क्या है, जो उसकी वेलोसिटी है वो आपके कंपैरेबल है, किसके कंपैरेबल है बेटा, ये आपके स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल है। तब कोई भी चीज आपकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में दिखाया जाता है तो आपको जो भी आपके लॉस थे, आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप या जो भी आपका वो था, आपको उसको क्या करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा, और मॉडिफिकेशन फॉर्म आपका क्या देखी गई है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि इसके अंदर रिलेटिविटी तो वर्ड इसलिए आया है क्योंकि आप एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, राइट, एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिबल आप चीज बता रहे हो। तो यहाँ से हम क्या बता रहे हैं कि ये हमारा क्या बताएगा सारा, कब आया, जब आपने वेलोसिटी को क्या बताया, कंपैरेबल बताया आपका स्पीड ऑफ लाइट के उसमें, तो हमारे पास क्या आई थी, आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक आई है, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी आई थी, ठीक है। एक तो जब हम इसके अंदर एक दूसरे से इसको रिलेट करके बताते हैं, दूसरा हमारा वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाती है, तब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। इसको करने के लिए हमारे पास थोड़ी कुछ टर्म्स है जिनका आगे हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कई बार बोलूंगी कि ऑब्जर्वर यहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑब्जर्वर हियर, व्हाट ही डज इन दिस होल द आपका चैप्टर, ठीक है। क्या है ये ऑब्जर्वर, क्या आपका इवेंट है, पार्टिकल क्या होता है, फ्रेम बोल रहे हैं, फ्रेम क्या चीज है, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या आपका नॉन इनर्शियल आपका फ्रेम, ये सारी चीजें तो अब फर्स्ट सेमेस्टर में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल तो पढ़ चुके हो, लेकिन और जो टॉपिक्स है उनके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे पार्टिकल। पार्टिकल एक्चुअली में एक पॉइंट है जो कि हम डायमेंशनलेस, मतलब जो जिसका कोई भी लीनियर डायमेंशन नहीं होता है, इस तरीके का लेके चलते हैं, जिसका खाली क्या है, आपका पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। इसको जस्ट हम एक पॉइंट ही कंसिडर करके चलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है इवेंट, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर कोई आपका हैपनिंग हो रहा है, तब आप उसको क्या बोल रहे हो, इवेंट बोल रहे हो। देखो, एक सिंपल और कॉम्प्लिकेटिंग हैपनिंग टेकिंग प्लेस इन स्पेस एट द टाइम गिवन टाइम इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब कोई भी हैपनिंग हो रही हो आपकी स्पेस के अंदर, तब आप उसको क्या कहोगे कि वो आपका इवेंट है, ठीक है। ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करेगा, मेजर करेगा, कोई भी चीज है आपकी, जैसे सपोज वो ट्रेन जा रही थी, उसमें वो बंदा बैठ के जा रहा है, तो उसने देखा ना कि हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म पे आपका बंदा था, वहां वो देख रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो उसको देख रहा है सारी चीजें, तो वो उसको किसी न किसी तरीके से ऑब्जर्व तो कर रहा है ना, उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है आपका, उसको जिस जो पर्सन इसको करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलता है। ऑब्जर्वर के पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे वो आपका ऑब्जर्व कर सके, रिकॉर्ड कर सके, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे आपका स्केल हो गया, क्लॉक हो गया, या फिर और कोई चीज जिससे उसको किसी भी इवेंट का मेजरमेंट करना हो। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक 3 डायमेंशन के अंदर सिस्टम है। यहाँ पे हम एक पार्टिकल रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकल के जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके अंदर आ रही है, जिससे हम इसके मेजरमेंट, कोई भी इवेंट जैसे ये यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसकी सारी की सारी मेजरमेंट बता सके, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, की ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे आप किसी भी उसके अंदर एक्स वाई जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग आप बता रहे हो, ठीक है, तो ये अपना स्पेस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम हो गया। लेकिन अगर हम टी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे ले रहे हैं, तो वो स्पेस टाइम आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें
यहाँ देख सकते हैं आप, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस which is set up to make quantitative measurement of the event taking place in the space। ठीक है, तो इसको अगर आपको बताना भी हो तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में इतना सब लिखो। ठीक है, आप इसके अंदर जस्ट क्या लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, और ये जो इसके इस डायग्राम को बना के आएंगे, यहाँ से जो पोजीशन कोऑर्डिनेट जो आपका पॉइंट लेके रख रहा है एक्स वाई जेड टी के कोरस्पॉन्डिंग में, टी तो हमारा यहाँ आएगा नहीं, कोऑर्डिनेट आई जे के फॉर्म में, तो वो डायरेक्शन को ही शो करता है। तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे ये बता के आ सकते हैं, और यही हमारे उसमें क्या आता है, आपका स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम आ जाता है। ठीक है, जब आप टाइम को भी लेके चलते हो तो इसको 4 कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स तो आपके एक्स वाई जेड हो गए, और लास्ट एक और जो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में आया था उसको स्पेस टाइम के लिए जब आपने इसको यूज किया उसको 4 कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको बहुत अच्छे से पता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर आपके न्यूटन्स के लॉ कौन कौन से हैं बेटा। देखो, काउ से इसको देखो, ठीक है, कि काउ अगर अपनी मर्जी से है, ठीक है, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, नहीं रुकेगी। जब तक आप उसको रोटी नहीं दोगे आपको वो दिखेगी नहीं, तब तक वो रुकेगी नहीं। यानी आप उसको रोटी दोगे तो यानी कि क्या है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस पर दिखा रहा था। ठीक है, या फिर वो चल रही है, आप रुकी हुई है, आपने उसको एकदम से धक्का मारा या कोई भी चीज करी तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो चल रही है तो चलेगी, बैठी है तो बैठी रहेगी, यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और चल रही है तो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये उसकी मर्जी थी। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको धक्का मारते हो कुछ भी करते हो तो उसके मुंह से आवाज आती है माँ आती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स आप उसके अंदर लगा रहे हो तो वहां पे क्या आ रहा है, एम ए आ रहा है। माँ का मतलब एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन को कई स्टूडेंट ऐसे मतलब सेम उसमें मास इंटू एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बता सकते हैं। थर्ड उसमें क्या है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा भी अगर उसको धक्का मारा तो वो पीछे से पैर भी मार सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ देर इज एन एक्शन देर इज एन इक्वल रिएक्शन। ठीक है, अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि आपने उसको छेड़ा तो उसने दोबारा से उसको रिएक्ट करके बताया है। इसका मतलब इफ देर इज एन एक्शन देर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, एक्शन है तो रिएक्शन मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उतना ही जितना तुमने उसके ऊपर एक्शन लगाया था। ठीक है, तो ये अपने थे, तो ये हमारे हर फ्रेम के अंदर क्या होने चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ये है कि जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। मीन्स जो भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे वो हमारा अनएक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसको इनर्शियल ऑब्जर्वर बोला जाता है। ठीक, उसके बाद आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां आपके न्यूटन्स लॉ आपके ओबे नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वेलोसिटी भी हमारी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम को बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अनएक्सेलरेटेड फ्रेम को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएंट एंड इनवेरिएंट क्वांटिटी। क्या आती है, वेरिएंट एंड इनवेरिएंट क्वांटिटी। वेरिएंट क्वांटिटी कौन सी होती है, वेरिएंट हमारे पास की जो फ्रेम है अगर हम उसको चेंज कर दे, ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम को चेंज करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं वेरिएंट क्वांटिटी। लेकिन अगर हमारा फ्रेम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे उसके अंदर उसको, कि वो क्वांटिटी कैसी है आपकी, इनवेरिएंट क्वांटिटी है। आप यहाँ देख सकते हैं द क्वांटिटीज whose value changes with the change of the reference frame is known as the variant quantity, whereas those quantity whose value does not change with the change of the reference frame is known as the invariant quantity.
ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं जैसे मास है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। और हमने आगे देखा था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो वो है वो हमारी कंजर्व्ड रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसी होगी आपकी इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी। लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा था तो वहां चेंजेस आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वेरिएंट क्वांटिटी। एक के अंदर प्लस आता है तो दूसरे के अंदर उसके अपोजिट उसमें आता है माइनस में, तो यानी कि वो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है आपके चेंज आ रही है, उसको बोलते हैं वेरिएंट क्वांटिटी, ठीक। नेक्स्ट है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा बेटा, अगर 2 मार्क्स के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं तो 2 मार्क्स के अंदर जो ऊपर मैंने लिखवाया था सिर्फ वही लिखना है। अगर 4 मार्क्स में आता है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जो इसके साथ में डेरिवेशन अटैच है आप उसको करके आएंगे। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ क्लास में भी और यहाँ पे भी बोल रही हूँ अगेन कि इसके अंदर उसका डेरिवेशन करके आना है। 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर आएगा जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें इनिशियल तो आप यही बताओगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। इसको करने के लिए हम पहले इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर क्या है कि हमारे पास हमने एक कोऑर्डिनेट उसमें ले रखा है, ठीक है। एक फ्रेम लिया है S1, दूसरा फ्रेम लिया है S2, ठीक है। S1 फ्रेम का जो ओरिजिन है वो आपका O1 हो गया, S2 फ्रेम का ओरिजिन कितना हो गया आपका O2, ठीक है। आप देख सकते हो ना S2 फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2 हो गए और S1 फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 एंड Z1 है, ठीक है। आपने ये कहा कि आपका अगर ये रेस्ट में और इनिशियल उसमें उसकी ही पोजीशन पे होता तो ये O1 O2 दोनों एक दूसरे के ऊपर होते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर मूव कर गया, ठीक है। O2 आपका जो आपका S2 फ्रेम था वो मूव कर गया तो इसने जो ये इतना डिस्टेंस था वो कवर अप कर लिया, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। सपोज आपका यहाँ पे क्या है, कोई भी P पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया P पॉइंट, तो O से लेके P तक का जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो गया R1 वेक्टर हो गया, ठीक है। O2 से लेके P तक का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया R2 वेक्टर हो गया और O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका R वेक्टर हो गया। आप सबको दिख रहा है यहाँ पे कि R और ये जो R2 है दोनों मिलके ही दोनों पूरा टोटल ये बना रहे हैं R1। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो पीछे आप यही लिखोगे कि आपने दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे S1 S2, O1 O2 उसके ओरिजिन हो गए, कोऑर्डिनेट्स हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग बता सकते हैं। t इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर दोनों ओरिजिन पे थे, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो S2 हमारे पास जो फ्रेम था वो हमारा मूव कर गया, ठीक है। कितना मूव किया है उसने, R पोजीशन वेक्टर मूव कर दिया जिसकी वैल्यू हमारे पास ये थी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पीड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम हमारे पास ये हो गया, तो R की वैल्यू डिस्टेंस जितना इसने ट्रेवल किया उसको वेलोसिटी इनटू टाइम से बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ से ये कितना आ गया आपका R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R, और यहाँ पे VT की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो dR2 by dt इज इक्वल टू dR1 by dt, और यहाँ से t आपका 1 हो जाएगा और ये v हो जाएगा। इसको अगेन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके के v अपना कांस्टेंट था, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो चेंज हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका d2R2 by dt का स्क्वायर इज इक्वल टू d2R1 इज अपॉन में dt का स्क्वायर, दैट मींस एक्सेलरेशन, दैट मींस जो पार्टिकल था हमारा वो हमारा सेम एक्सेलरेशन लेके रख रहा है दोनों फ्रेम के अंदर। पार्टिकल का एक्सेलरेशन आया है, फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि फ्रेम भी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था और उस का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टिकल की एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम के अंदर क्या आई है, सेम आई है। पार्टिकल की एक्सेलरेशन सेम आई है, फ्रेम की नहीं, क्योंकि फ्रेम एक रेस्ट में था, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द frame of reference second S2 is 0 as the velocity is constant here, ठीक है। ये हमारे पास पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली में क्या है कि हम यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, S1 एंड S2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे जब हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रेन हमारे पास जा रही थी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बता दो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये वाला लिया था ना एग्जाम्पल आपका
कि यहाँ पे ये हमारे पास था और ये पैसेंजर इसके अंदर ये पैसेंजर, ये मतलब पैसेंजर नहीं सॉरी, कोई भी था यहाँ पे बंदा, ठीक है। तो ये इसको देख रहा था कि ट्रेन के अंदर जो 2 पैसेंजर बैठे थे ये अपने मूव कर रहे हैं, तो ये तो इसके मूव कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कैसा है, तो हम क्या करते हैं कि जो बाहर था प्लेटफॉर्म पे उसके रिस्पेक्ट में भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ट्रेन वाले के, ठीक है। और ट्रेन वाला भी तो यही सोच रहा होगा ना, जो ट्रेन में बैठा है बंदा, कि भाई ये बंदा क्या जो आपका प्लेटफॉर्म पे था वो पीछे चला गया, वो भी तो ये सोचेगा, तो जो पीछे जा रहा है उसके लिए भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो बैठे हैं उसके लिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे और प्लेटफॉर्म वाले के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, हमें अब क्या करना है, इन्हीं को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन देगा इन कोऑर्डिनेट्स को, वो गैलीलियन ने किया था, इसीलिए नाम भी इसका गैलीलियन जो था, उन्होंने इस पे काम किया था, इसीलिए उनके उस पे क्या नाम पड़ गया इसका, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक फ्रेम को दूसरे को पहले के रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यही हो गया, देखो इसकी डेफिनेशन है ये वाली, आप इसको छोड़ना नहीं, इसकी डेफिनेशन है द सेट ऑफ इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब हाउ एन इवेंट इन वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर इन another inertial frame of reference are known as the Galilean ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इनकी ये इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दो फ्रेम हमने कंसिडर करे हैं, एक S1 फ्रेम है, एक S2 फ्रेम है। हम ये मान रहे हैं कि जो S2 फ्रेम है वो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। दैट मींस कि जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ एक्स एक्सिस में आएंगे, ऊपर हवा में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा ना, वो भी हवा में है ये भी हवा में है, तो कुछ चेंज नहीं आएगा, यानी कि वाई डायरेक्शन के अलोंग देखे तो, ठीक है। जेड देखे तो जेड के अलोंग भी मैंने उसको मूव नहीं करवाया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब Z1 Z2 के और आपका Y1 Y2 के इक्वल है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट अगर y है, इसका y डैश है, इसका z है, इसका z डैश है दूसरे वाले का, तो y y डैश के और z z डैश के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अभी कहता है कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास देखो पीछे एक इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, r2 इज इक्वल टू r1 माइनस में vt। तो r2 किसका था, सेकंड फ्रेम का, r1 किसका था, फर्स्ट फ्रेम का। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं x डैश बोल रही हूँ, तो x डैश अपना S2 फ्रेम का था और x मेरे पास किसका, S1 फ्रेम का था। तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस में vt, हमारा ये वाला अपना आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको यही करके करते हैं, तो हमारे पास देखो जो वैल्यूज थी वो आपकी इसी के कोरस्पॉन्डिंग अपनी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कितनी आगे देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो अपने कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो अपने क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, x डैश इज इक्वल टू अपना कितना, x माइनस में vt, ठीक है। और क्योंकि y और y डैश के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, y डैश इज इक्वल टू y के इक्वल हो गया, ठीक है। और z डैश किसके इक्वल हो गया, आपका z डैश हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपके z के इक्वल। और वही बात है, t भी हमारा चेंज नहीं हुआ, तो t डैश जो अपना सेकंड S2 फ्रेम का था वो भी हमारे पास, यानी कि फोर्थ कंपोनेंट भी मेरा फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द S1 फ्रेम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें इसके अंदर, ये तो हमारे x, जब हमने S2 को मूव किया था तब हम देख रहे थे, लेकिन अगर मेरे पास अब यानी कि ट्रेन के अंदर जो था वो प्लेटफॉर्म वाले बंदे के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि प्लेटफॉर्म वाला बंदा ट्रेन के बंदे वाले कोऑर्डिनेट्स बताए, तो यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा, तो VT को इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू x डैश प्लस vt। और यहाँ तो दोनों सारे सेम ही थे और दो ही थे, इसका मतलब ये सारे तो अपने एज इट इज ही क्या आ गए, इक्वल आ गए। y डैश y इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश और t इज इक्वल टू t डैश के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन चारों इक्वेशंस को भी लिख लेंगे जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है।
अब इसके अंदर आता है गैलीलियन इनवेरियंस एंड न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अंदर देखो गैलीलियन इनवेरियंस के मतलब क्या है कि आप ये बता रहे हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपने अभी जो पीछे इक्वेशंस बताई हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जिन चीजों को इनवेरिएंट यानी कि अगर फ्रेम चेंज हो रहा है तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये दिखा रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा दिखाना है तो अभी हम लेंथ के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ के अंदर इसकी कितनी आप लेके चल रहे हो, यहाँ से कितनी लेंथ है और दूसरे वाले की कितनी लेंथ है, आप ये दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी बॉडी है आपकी, ठीक है, जिसकी लेंथ ए बी है, ठीक है, वो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है S2 फ्रेम के अंदर। तो आप ए बी के जो आपके हैं S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो पॉइंट्स आए हैं आपके ए के और अलग से बी से बी के, तो कितनी होगी x1 y1 z1 आपके ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, x2 y2 z2 आपके बी के कॉरेस्पॉन्डिंग के पॉइंट आ गए। ठीक है, S2 फ्रेम के अंदर, और S1 फ्रेम के अंदर आपके ये कोऑर्डिनेट्स आप यही लेके चल रहे हो x1 y1 एंड z1, x2 y2 एंड z2। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये कहता है कि अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे तो लेंथ जो ऑब्जेक्ट की है ए बी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपकी ओ टू बी माइनस में ओ टू ए। देखो यहाँ पे ए बी की जो डिस्टेंस है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो कितनी हो जाएगी, ए बी के डिस्टेंस निकालने ना, तो ओ बी में से क्या करो ओ ए कर दो। सपोज ये ओ है तो ओ बी में से अगर ओ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पे किया है, दोनों की मेरे पास चीज थी, मैंने ये कर दिया। गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास आया था x डैश इक्वल टू x माइनस पी टी, वो आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पुट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए है तो ये भी फर्स्ट के लिए हो जाएगा, टी और भी तो चेंज ही नहीं होंगे। ठीक है, और सेकंड के लिए है तो ये सेकंड के लिए हो जाएंगे। जो भी वैल्यू है ये आपने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड फ्रेम के लिए डैश डैश लगा के चल रहे हो तो ये आपके x2 डैश माइनस x1 डैश हो गया। लेकिन अगर हमने इसको ओरिजिनल फ्रेम के जो S1 फ्रेम के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको किया तो ये दोबारा से कितने आ गए आपके x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एज इट इज ही आए हैं, इनकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इनवेरिएंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम किसको लेके चलते हैं, वेलोसिटी को लेके चलते हैं। ठीक है, आपके पास देखो यहाँ पे पीछे भी आया था, यहाँ देखो ये वाली चीज आई थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये वाली क्वांटिटी है आपकी, ठीक है, तो ये कितना है, अगर मैं देखो यहाँ पे इसको करके बता देती हूँ ना। देखो यहाँ पे आपके पास ये क्वांटिटी आई थी, राइट, आपने इसको क्या किया था, डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये कितना आ गया आपका u डी यू एक्स डैश बाई डी एक्स डी टी आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये वेलोसिटी होगी, तो मैंने इसको नाम दे दिया कि u डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपका u और माइनस में किसके v के। अब अगर v के, अगर ये हमारे पास जो सेकंड फ्रेम था वो आपका अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा था तो वेलोसिटी उधर के कॉरेस्पॉन्डिंग ही चेंज दिखाएगा टाइम में। ठीक है, तो यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग वही चेंज दिखाएगा। तो यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस में भी आपके पास ये जो है फॉर्म बन गई है। ठीक है, ये फॉर्म हमारी क्या है यहाँ पे बन गई है। अब ये फॉर्म अगर हमारे पास बनी थी देखो, तो आपके पास यहाँ पे यहाँ से हमने ये फॉर्म बना दी। ठीक है, y और z के अंदर ये नहीं था तो सीधा वो u जो आपका y डैश इज इक्वल टू y था इसको एक बार चेंज कर दो रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दो तो वो सिंपल यही आ जाएगा u y डैश इज इक्वल टू यू वाई के। ऐसे ही z का करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, हम इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ से ये फैक्टर आ जाएगा u1 दिस, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है बेटा। ठीक है, देखो ये वाला यू वाई और यू जेड ये दोनों प्लस में थे और यू एक्स भी प्लस में है, तो ये सारा फैक्टर प्लस में है, माइनस का भी आएगा। तो अब इसका वेक्टर फॉर्म में है तो इसको हम ओरिजिनल यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस में भी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये यहाँ पे क्या है प्लस है, इसको ठीक कर लेना। अगर आप सुनोगे नहीं इसको ठीक टाइम पे तो फिर आप इसको गलत ही लिख के आओगे। ठीक है, इसको सुनना और फिर ध्यान से इसको लिखोगे।
नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन आपको पता है पार्टिकल का, हम पीछे दे चुके हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या आता है हमारा, सेम उसमें आता है, ठीक है। और फ्रेम हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वो 0 है। अब हमारे पास इसके अंदर आता है मास इनटू एक्सेलरेशन करके, वो भी हमारे पास उसमें ही आ जाता है सेकेंड्स में, ठीक है। अब आता है न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल। न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल ये कहता है आपका कि जो भी हम इसके अंदर फिजिक्स के लॉज लगा रहे हैं उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। जैसे सपोज आपके पास क्या है, किसी बंदे ने बॉल थ्रो करी है, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, एक सेकेंड रुको बस। देखो हमने क्या किया, हमने एक ये पर्सन लिया हुआ है, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, यहाँ से ये बॉल ले रखी है, ठीक है। इसके हाथ में ये बॉल है, इसने ये क्या की, इस बॉल को थ्रो कर दिया, ठीक है। इस बॉल को क्या किया, इसने थ्रो किया, ठीक है। इस बॉल को जब इसने थ्रो किया ऊपर की साइड में, तो अगर ये ट्रेन में था, कहाँ है, ट्रेन में, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये पर्सन पूरा का पूरा किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे एक और बंदा है जो इसको देख रहा है, तो ये ट्रेन क्योंकि कहाँ जा रही है, आगे की तरफ इधर जा रही है, तो अगर ये इधर जा रही है तो इसका मतलब ये मोशन में है, मोशन में है तो ये बॉल कहाँ आनी चाहिए थी, पीछे। लेकिन अगर मैं ट्रेन के अंदर यहाँ इसके पास में, ये एक बंदा था इसको देख रहा है ट्रेन के अंदर ही, तो ये कहाँ है, दोनों की दोनों रेस्ट में है, वो दोनों बैठे, ये बैठा है और ये खड़ा है, बस इतना ही फर्क है, लेकिन है तो दोनों रेस्ट के अंदर ही, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इसके हाथ में जैसे इसने इसको थ्रो किया तो इसके हाथ में ही क्या आ गई, बॉल आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट में। तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि एक ही फ्रेम में देखा तो वो बंदा रेस्ट में था, तो वो क्या होगी, उसके हाथ में आ गई। फिजिक्स का तो ये तो ठीक है कि हम एक जगह पे खड़े अगर थ्रो करेंगे तो वो कहीं और कोई जाएगी, हवा कोई चल रही है कि पीछे चली जाएगी, वो तो हमारे हाथ में ही आएगी, ठीक है भाई, लॉ ठीक है। और यहाँ पे एक बात और है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है, मोशन के अंदर करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल बनाना चाहिए। तो यहाँ से अगर इस बंदे ने इसको देखा तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल बनाती हुई वहां पे उसको दिखेगी, इसका मतलब ये वाला लॉ भी क्या हो रहा है, आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे पास फ्रेम आपका कोई भी वो लेके चलते हैं, वहां पे हमारा जो आपका न्यूटन्स के लॉ होते हैं वो हमारे बिल्कुल एकदम से, या फिजिक्स के लॉ हैं वो आपके पूरे के पूरे सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है कंजर्वेशन लॉज अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ अगर हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दिखाना है तो हमें फर्स्ट आपका मोमेंटम का लेके चलते हैं, सेकंड अपना काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी का लेके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसके अंदर करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, ठीक है। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें कोलिजन दिखा रहे हैं, ठीक है। और बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन बात करेंगे, तो बिफोर द कोलिजन हमें पता मोमेंटम देना पड़ेगा, तो m1 m2 और ये आपके इन दोनों की वेलोसिटी करनी पड़ेगी, दो पार्टिकल है तो दोनों का मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो हमने उसकी वेलोसिटी u1 और u2 ले ली और आफ्टर द कोलिजन v1 एंड v2 ले ली, ठीक है। तो ये कहता है कि यहाँ पे अगर आपकी जो वेलोसिटी आई है वो आपकी कितनी आई है, इसको हम पूरा एक्चुअल उसमें करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से आप नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे इसको, m1 u1 प्लस कितना हो गया आपका m2 u2, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल आया था, m1 v1 प्लस m2 v2 के, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे रेफरेंस फ्रेम के उसमें आए थे, जो हमने पीछे वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाले थे, वहां हमने ये कहा था कि u डैश मेरा किसके इक्वल आता है, u माइनस में v के, आया था ना, ये वाला आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आया था। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेलोसिटी देखो, एक ये एक v1 और एक v2, यानी कि हमारे पास चार है।
चारों की कॉरेस्पॉन्डिंग इसको बताना पड़ेगा। अगर चारों की कॉरेस्पॉन्डिंग बताएंगे तो एक बार तो यू इन दोनों को रखेंगे, और ये जो वेलोसिटी है ये ना बेटा ये फ्रेम की है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ वेलोसिटी इन दोनों के अंदर ही चेंज आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि m1 ये कितना है u1, तो यानी कि चेंज इन दोनों में आएगा। अब ये क्योंकि s फ्रेम के कोऑर्डिनेट है तो मैं s को s के अंदर s2 वाले कोऑर्डिनेट फिट करूंगी, तो यहाँ से ये जो v था ये उठ के कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में v। तो यानी कि ये किसके इक्वल हो गया आपका u इज इक्वल टू यू डैश प्लस v के इक्वल आया है। तो 1 के लिए लिखेंगे तो u1 के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, u1 के लिए होएगा आपका u1 डैश प्लस में v, ठीक है, प्लस में m2, ये किसके इक्वल हो गया आपका u2 डैश प्लस v, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से m1 v1 के लिए लिखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा v1 डैश प्लस v, क्योंकि v1 किसकी है, जो आपके पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन गए थे उसकी वेलोसिटी है फर्स्ट पार्टिकल की, ठीक है। और v किसकी है, जो हमारा ओनली v हमारा जो फ्रेम है वो जो मूव कर रहा था उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है m2, ये कितना हो जाएगा आपका v2 डैश प्लस v, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से देखो अगर ये इसके अंदर आता है तो यहाँ से m1v m1v, क्योंकि ये प्लस में है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ऐसे ही m1v1 डैश के साथ m1v के साथ, ठीक है। तो इसके साथ ये वाली क्वांटिटी और इसके साथ ये वाली क्वांटिटी, ये क्या है, ये भी यहाँ भी प्लस के यहाँ भी प्लस के और बीच में इक्वल है, इसको इधर लेके जाऊंगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से v वाला फैक्टर कैंसिल आउट, यहाँ से भी v वाला कैंसिल आउट, ठीक है। और ऐसे ही m2v और यहाँ से भी m2v, दोनों प्लस के हैं, दोनों अपोजिट उसमें, तो ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपको क्या मिला, जो रिजल्ट मिला है वो हमें ये मिला है, देखो रिजल्ट हमें क्या मिला है, रिजल्ट जो मिला है, एक मिनट इसको दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कितना हो गया आपका, एक मिनट, ये वैनिशिंग पेन है, रुको वेट बेटा, आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया, और प्लस में m2, ये और ये हमारे पास पूरा हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास कितना हुआ, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस में m2 v2 डैश, ठीक है। और ऊपर हमारे पास कितना आया था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अगर ये चीज कंजर्व्ड थी तो हमने दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी लेके भी उसको क्या दिखा दिया, कंजर्व्ड दिखा दिया। दैट मीन्स कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। क्या दिखाया हमने कि जो मोमेंटम है हमारा वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म दिखानी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के लिए भी हम यही मान के चलते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास m1 m2 हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी v1 और v2 हो गई, ठीक। अगर ये हमारे पास है तो दोनों की जगह जैसे आपने मोमेंटम का दिखाया था वैसे ही क्या दिखाना है, आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दोनों पार्टिकल के लिए दिखा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m1
u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि कहते हैं ना कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद भी हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड रहनी चाहिए, ठीक है। और आफ्टर द कोलिजन की वेलोसिटी v है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोबारा से, जैसे मोमेंटम के केस के अंदर आपने u1 u2 v1 v2 इन सब की वैल्यू पुटअप करी थी, कैसे, इस वाली फॉर्म में u इज इक्वल टू u डैश प्लस v, इसकी फॉर्म में करी थी ना। तो यही फॉर्म आपने जस्ट क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। जब आप इसको पुट कर दोगे ना, तो ये जो u1 डैश का स्क्वायर है, u2 डैश का स्क्वायर, v1 डैश का स्क्वायर, v2 डैश का स्क्वायर, v ये जो अपना u1 u2 v1 v2 आया ना, ये अपने किस में आ जाएंगे, डैश में, ठीक है। तब आप ये कहोगे कि इनिशियल फॉर्म के अंदर और आफ्टर फॉर्म के अंदर ये क्या हो रहे हैं, हमारे कंजर्व्ड ही हो रहे हैं आपके, जब हम सेकंड फ्रेम के लेके चल रहे हैं तब, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, हमारा कंजर्व्ड हो रहा है। इसका मतलब आपकी एनर्जी और साथ में क्या आपका मोमेंटम, दोनों को ही आप क्या बता रहे हो, कंजर्व्ड बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे आपका फिर बाद में करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, और कुछ तो इसके अंदर पेंडिंग नहीं है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इतना आज का हो चुका है, तो आप ये सारा जो है वो करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर इसका आगे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई कीप शेयरिंग विद यू फ्रेंड्स, थैंक यू।